तो आज युद्ध का एक नया मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। युद्ध होगा साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच, क्योंकि इसका आगाज आज किम जोंग उन ने तोप के 200 गोले दाग कर दिया है। इन गोलों की धमक से पूरा कोरिया प्रायद्वीप दहल गया है और दोनों देशों में गतिविधियां जिस तरीके से तेज हो रही हैं, बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। यह युद्ध अब तक के सभी युद्ध से भीषण साबित होने वाला है, क्योंकि दो देशों में से एक देश के पास परमाणु बमों की खेप है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन परमाणु बमों का ट्रिगर तानाशाह किम जोंग उन के पास है। और आगे बढ़े उससे पहले हम आपको कुछ खास तस्वीरें और कुछ खास रिपोर्ट्स दिखाना चाहेंगे, क्योंकि चिली के सेंटियागो से आई चौंकाने वाली तस्वीरें देखना जरूरी है। आपको बता दें, वॉकर नॉर्थन पोलैंड नाम के एक शख्स ने दो इमारतों के बीच दूरी को रस्सी के जरिए जो पार किया, उसकी तस्वीर हम अब आपको दिखाएंगे। दोनों इमारतें 14 मंजिल ऊंची थी। पोलैंड ने रस्सी से करीब 270 मीटर की दूरी को पार किया और जिस वक्त पोलैंड ये कारनामा कर रहे थे, उस वक्त वहां पर लोगों की भी काफी भीड़ थी। सभी हैरान थे। हालांकि लोगों की निगाहें आसमान की तरफ तो नजर आ रही थी, क्योंकि जरा सी चूक होती तो पोलैंड की जान पर खतरा मंडरा सकता था। पोलैंड ने रस्सी पर गजब का संतुलन बनाए रखा। ऊंचाई पर 2 मंजिलों की इस दूरी को कैसे तय किया, वही तस्वीर आपके सामने। आपको बता दें, पोलैंड फ्रांस के रहने वाले हैं, पहले भी इस तरीके के कारनामे कर चुके हैं। तो रस्सी पर चलकर जिस तरीके से ये शख्स लोगों को चौंका देता है, एक बार फिर ये खास तस्वीरें फिलहाल सामने आई हैं चिली की, जहां पर देखिए इतनी ऊंचाई पर अपना बैलेंस बनाते हुए एक इमारत से दूसरी इमारत की तरफ रस्सी से पार करते हुए 270 मीटर की दूरी को तय करते हुए पोलैंड ने यह कारनामा किया है। रस्सी पर अपने बैलेंस को जिस तरीके से पोलैंड ने बनाए रखा, एक इमारत से दूसरी इमारत तक जाने का ये कारनामा जिस रस्सी के जरिए वो कर रहे थे, उसे देखने के लिए, पोलैंड के इस कारनामे को ही देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आए थे। क्योंकि जब तक पोलैंड ये रस्सी के ऊपर बैलेंस बनाकर एक इमारत से दूसरी इमारत की तरफ जा रहे थे, लोगों की सांसें अटकी हुई थी। हालांकि दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरीके से ऊंची इमारतों पर लोग भी मौजूद थे। और अब चीन के युइंगज्वाओ में भारी बर्फबारी के बाद की तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि चीन के इस इलाके में इतनी बर्फ है कि झरने भी जम गए हैं। ये तस्वीर देखिए, झीलें लोहे जैसी कठोर बन गई हैं। पेड़ों पर इतनी बर्फ जम गई है कि कलाकृति नजर आने लगी है। इलाके में -10 डिग्री तक पारा है। पिछले 1 महीने से यहाँ कई बार बर्फ गिर चुकी है। अब जब सर्दी चरम पर है तो पूरा इलाका मानो बर्फ की चादर से ढक गया है और झरने भी अब जमने शुरू हो चुके हैं। हालांकि टूरिस्ट इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और बड़ी खबर बीकानेर से भी है, जहां भारत यूएई की सेना के बीच युद्धाभ्यास को लेकर खबर है। युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है डेजर्ट साइक्लोन। आपको बता दें, 15 जनवरी तक ये सैन्य अभ्यास चलेगा। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों की सेना शहर में घुसे दुश्मनों से निपटने की आधुनिक टेक्निक भी साझा कर रही है। फिलहाल इस युद्धाभ्यास की तस्वीरें देखिए। बड़ी बात यह है कि युद्धाभ्यास में भारत की ओर से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन हिस्सा ले रही है, जबकि यूएई से 45 जवानों की टुकड़ी भारत पहुंची है। युद्धाभ्यास का मकसद एक दूसरे देशों की सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। युद्धाभ्यास की तस्वीरें आपके सामने हैं। बीकानेर में जारी युद्धाभ्यास की ये तस्वीर। और
और अब वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों के तहत जान लीजिए कि किस तरीके से पूरी दुनिया में दो वॉर फ्रंट पहले से खुले हैं, रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा। अब इसमें एक और वॉर फ्रंट जुड़ने जा रहा है और वो है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। हालांकि तीन वॉर फ्रंट को लेकर एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाता है, जहां इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए किस तरीके से रूस यूक्रेन के बीच 22 महीने से युद्ध चल रहा है। इजराइल गाजा से 3 महीने से विध्वंसक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आज की सबसे बड़ी खबर है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। हालांकि कोरियन पेनिनसुला को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट है कि इस नए साल पर दुनिया जहां शांति की उम्मीद लगाए बैठी थी, पहले से एक्टिव दोनों ही वॉर फ्रंट, जहां हम रूस यूक्रेन की बात करते हैं, इजराइल गाजा की बात करते हैं, वहां पर विध्वंसक युद्ध जारी है। अब तीसरा वॉर फ्रंट अलग से खुलता हुआ नजर आ रहा है और दक्षिण कोरिया की जमीन पर उत्तर कोरिया के हमले ने पूरे विश्व को डरा दिया है, दहला दिया है। तो दो वॉर ने पहले से ही पूरी दुनिया को अलग अलग तरीके से तकलीफें जरूर दी है। अब ये तीसरा फ्रंट विश्व को कहां ले जा सकता है, इसका पूरा विश्लेषण आज आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच पैदा इस तनाव में अमेरिका कैसे सेंट्रल रोल में होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही अब दुनिया के दो धड़ों में बंटने की आशंका कितनी गहरी हो गई है, इस पर होगी बात। लेकिन उससे पहले कोरिया में तनाव की ये 10 बड़े अपडेट आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बड़ी खबर है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच चरम पर पहुंचे तनाव को लेकर। जहां महत्वपूर्ण है कि कैसे 200 गोले दागने की घटना को दक्षिण कोरिया ने अब गंभीरता से लिया है। हालांकि दक्षिण कोरिया ने सख्त एक्शन लेने की चेतावनी भी दे दी है। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर सामने आ चुकी है और इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, अब दक्षिण कोरिया ने सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी है। घटना को दक्षिण कोरिया ने उकसावे की कार्रवाई बताया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ज्वाइंट ड्रिल भी जारी रही, जिस दौरान हमले को अंजाम दिया गया और दक्षिण कोरिया की नेवी अलर्ट मोड पर पहुंच चुकी है। दक्षिण कोरिया ने पश्चिमी तट के 2 द्वीपों को अब खाली कराने के निर्देश दिए हैं, जबकि उत्तर कोरिया में भी हलचल तेज होने की खबरें मिल रही है। कुछ दिन पहले किम जोंग उन ने महायुद्ध की धमकी भी दी थी। कोरिया प्रायद्वीप में तनाव के बीच चीन रूस में गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। तो ये 10 बड़ी खबरें थी, लेकिन इस बीच दक्षिण कोरिया ने इस उकसावे की कार्रवाई बताया इसे, और दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को अल्टीमेटम दे दिया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, और इस अल्टीमेटम में कहा गया है कि किसी भी हमले का जवाब देने में वो सक्षम है। दक्षिण कोरिया की तरफ से भी हो सकती है कार्रवाई। एक और बड़ी खबर, आज दक्षिण कोरियाई नेवी की समुद्री शूटिंग एक्सरसाइज की तस्वीरें भी सामने आई हैं और एक्सरसाइज के दौरान दक्षिण कोरिया भी गोले दाग सकता है। ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इस वॉर फ्रंट में हलचल लगातार तेज होती जा रही है और आज दक्षिण कोरियाई नेवी की समुद्री शूटिंग एक्सरसाइज की ये तस्वीरें भी सामने आई है। हालांकि एक्सरसाइज के दौरान दक्षिण कोरिया भी गोले दाग सकता है। मध्य पूर्व के बाद कोरिया प्रायद्वीप में तनाव को लेकर खबरें, जहां उत्तर कोरिया ने पश्चिमी तट पर 200 गोले दागे और दक्षिण कोरिया को टारगेट करते हुए गोले दागे गए हैं। तो खानों से दागे गए गोलों से चरम पर तनाव। दो द्वीपों पर गिरे उत्तर कोरिया के गोले, उत्तर कोरिया के 2 द्वीपों पर गोले बरसाए गए और बड़ी खबरें सामने आई हैं। योनप्योंग और बैंगनियोंग द्वीप पर गोले दागे गए हैं। ये लोकेशंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इसके बारे में मैं चर्चा भी करूंगी और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इसी बफर जोन के जरिए किस तरीके से पहले भी इसी जगह पर हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। लेकिन आज के हालात क्या बयां कर रहे हैं। अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। दक्षिण कोरिया ने योंगप्योंग द्वीप के लिए अलर्ट भी जारी किया है, जहां नागरिकों को द्वीप खाली करने के आदेश दिए गए हैं और जल्द से जल्द इस इलाके को, इस द्वीप को खाली करने को कहा है।
तो जिस तरीके से अब हमलों को अंजाम दिया गया है, कहां पर इन हमलों को अंजाम दिया गया है, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख भी करूंगी और साथ ही हमारी डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी इस वक्त मेरे साथ है। सुमित, प्लीज मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए, क्योंकि किम जोंग के युद्ध का इस बिगुल के तहत दक्षिण कोरिया से ये जंग किस तरीके से अब हालात नजर आ रहे हैं, ये लोकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक तरफ ड्रिल चल रही है और ड्रिल के बीच खबर आती है कि किस तरीके से 200 गोले दागते हुए हम लोग को अंजाम दिया गया। अगर आप देखें कि ये नॉर्दर्न लाइन लिमिट जो है वो एरिया इससे होता हुआ यहां से होकर जाता है और इंपॉर्टेंट ये है कि योंगपोंग उसी इलाके में पड़ता है। हालांकि विंटर एक्सरसाइजेज में बहुत अनयूजुअल देखा गया है कि नॉर्थ कोरिया इस तरीके से साउथ कोरिया पे गोले दागे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ही देशों की तरफ से, चाहे वो साउथ कोरिया हो चाहे वो नॉर्थ कोरिया, दोनों ने ही इस लाइन को मानने से मना कर दिया। 2018 के बाद जो समझौता हुआ था उसके बाद दोनों ही अब उसको पीछे हटते दिख रहे हैं और यही वजह है कि अब एक दूसरे पर लगातार अटैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यूएस सपोर्ट करते हुए यहां पर ड्रिल्स को अंजाम दे रहा है, क्या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये किम जोंग उन की तरफ से यूएस को बड़ी धमकी नहीं है? ये एक और सबसे बड़ा सवाल होगा। रविंदर सचदेव सर एज अ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, आप प्लीज वहां पर आए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है, कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे भी इस बारे में करेंगे चर्चा। लेकिन उत्तर कोरिया का ये हमला आखिर हुआ कहां, ये हमने आपको दिखा दिया है। लेकिन बड़ी खबरें हमारे पास यहां पर सामने आ रही है कि आखिर किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। और बड़े अपडेट, क्योंकि खबर यह आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने 2 घंटे तक यहां पर फायरिंग की, 2 घंटे में लगातार 200 गोले दागे गए हैं। ये लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमने जानने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है नॉर्थ कोरिया के हमले पर, इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां नॉर्थ कोरिया ने 2 घंटे तक फायरिंग की और 200 गोले दागे। किम जोंग उन औसतन हर महीने एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करता है और किम जोंग उन की मिसाइल शक्ति की वजह से ही पूरी दुनिया उससे डरती भी है। आपके सामने अब इंफॉर्मेशन होगी किम जोंग के पास मिसाइलों का कितना बड़ा भंडार है और किम जोंग की इस मिसाइल शक्ति पर रविंदर सर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां देखिए KM-02 जिसकी मार्क क्षमता 150 किलोमीटर है, वेसोंग 500 किलोमीटर इसकी रेंज और नोडोंग जिसकी 1500 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है। इसके अलावा जिस तरीके से वो लगातार इन्हें अपग्रेड करता आ रहा है, उसी सीरीज में वेसोंग 12, 13 और 14 भी है और रेंज उसकी बढ़ते हुए 4500 किलोमीटर से 8000 और उसके बाद 10,000 का किलोमीटर एरिया पूरा इसके दायरे में आ जाता है। और टेपोडोंग 2 जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल यही मानी जाती है, जिसके बारे में हाल ही में दुनिया के सामने ये इंफॉर्मेशन आई कि किस तरीके से इन मिसाइल टेस्ट के जरिए किम जोंग उन अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है और दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन के जरिए रविंदर सर एक बड़ा मैसेज हर बार किम जोंग उन की तरफ से रखा जाता है। आज जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, खासकर टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है जब ड्रिल्स की जा रही है। अमेरिका जो एक बड़ा सहयोग हमेशा देता आया है, सियोल पर अटैक और सियोल के नजदीक इस ड्रिल के दौरान अटैक, क्या मतलब इसका? थैंक यू वेरी मच। देखिए, थोड़ा पीछे जाएं तो पिछले 2 साल से जब से साउथ कोरिया का नया प्रेसिडेंट बना है, ज्यादा हार्डलाइनर है। इससे पिछला वाला प्रेसिडेंट जो था वो कहता था कि नॉर्थ के साथ हम यूनिफिकेशन करके शांति शांति। ये जो बना है ये कहता है कि शांति हम ऐसे नहीं ला सकते, हमें अपनी स्ट्रेंथ ताकत दिखानी होगी। बाय द वे जापान का भी जो किशिदा सान है वो भी यही है। पहली बात तो यह है, तो इसलिए साउथ और नॉर्थ की अब टेंशंस बढ़ती जा रही हैं। दूसरी बात, एक्सरसाइज कोरिया और अमेरिका करते हैं, उसका जवाब नॉर्थ कोरिया कहता है कि मैं भी एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। नॉर्थ करता है तो साउथ कहता है हम भी करेंगे। अब इस टाइमिंग पे आ जाइए। इस टाइमिंग में एक तो हुआ है कि पिछले महीने पहली बार अमेरिका की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन साउथ कोरिया में आई एक्सरसाइज करने, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी तक कोई न्यूक्लियर सबमरीन नहीं आई थी। 1 सेकेंडली, पिछले महीने एक इंटरव्यू में इनके डिफेंस मिनिस्टर ने साउथ कोरिया को कहा कि हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है डीकैपिटेशन की। डीकैपिटेशन यानी कि गला काट दो। अगर हमें लगे कि नॉर्थ कोरिया अटैक करने जा रहा है अगले 12 घंटे में, 24 घंटे में, तो उससे पहले हमने स्पेशल पैराट्रूपर्स अमेरिका के साथ हेलीकॉप्टर, ये वो स्क्वाड बनाया है जो कि नॉर्थ जब लॉन्च करे उससे पहले ही हमारे पैराट्रूपर स्पेशल कमांडोज जाकर के किम को असैसिनेट कर दें, इसके सीनियर जनरल्स को असैसिनेट कर दे, इनका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है उसको ध्वस्त कर दे। ये इन्होंने ओपनली कहा है। तो ऑब्वियसली किम कहता है कि आप तो मेरे को सर्जिकल स्ट्राइक करके मारने की बात कर रहे हो जब मैं वॉर लॉन्च करूं। तो खतरा इस समय यह है कि दोनों साइड, साउथ और नॉर्थ, जैसे टेंशंस बढ़ती जाएंगी, अगर एक वक्त आया साउथ को लगा कि अगले 12 घंटे में नॉर्थ बड़ा अटैक करने जा रहा है,
तो साउथ उससे पहले इस तरह की करेगा और बड़ी वॉर। और इसमें सर इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस तरीके से आपने शुरू में बात कही कि यूएस जब अपने हाई पावर मिलिट्री एसेट्स को इस कोरियन पेनिनसुला में डिप्लॉय कर रहा है तो उसी के तहत किम जोंग उन की तरफ से बड़ी धमकियां पहले और चेतावनियां दी जा चुकी है। लेकिन अब जो हमला हुआ है उस हमले पर साउथ कोरिया की सेना की तरफ से भी चेतावनी दी गई है कि हमें उकसा रहा है नॉर्थ कोरिया। कैसे किम जोंग उन की मिसाइल पूरी दुनिया पर हमला करने के लिए उतावली रहती है, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि कहां तक हमलावर हो सकता है किम जोंग। अभी तक हमने आपको उसकी मिसाइल क्षमता दुनिया के सामने जब वो रख रहा था उस बारे में बताया था, उनकी रेंज के बारे में बताया था। लेकिन नॉर्थ कोरिया की रेंज में जिस तरीके से मिसाइलें 15,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर और 4,000 किलोमीटर का दायरा कवर करती हैं, उसमें कौन कौन से देश आ सकते हैं? चीन, भारत, रूस, अलास्का, अमेरिका, कनाडा। यानी रेंज इतनी ज्यादा है किम जोंग उन की मिसाइलों की कि चीन, भारत, रूस, अलास्का, अमेरिका, कनाडा तक आ जाएं। अब यही सवाल मेरा आपसे है राठौड़ सर, जहां अमेरिका को मिल रही इन धमकियों के तहत किम जोंग उन ने ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखी है। और इस एक और छोटी सी बात इसमें मैं कहना चाहूंगी, न्यू ईयर के दौरान भी इस बात को लेकर चर्चा की गई थी उनकी स्पीच के दौरान कि बड़ी उपलब्धि 2023 में किम जोंग उन ने हासिल की है, जहां उसने स्पाई सैटेलाइट तक एस्टैब्लिश कर लिए, लगा लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि इन क्षमताओं के बीच अमेरिका के सामने खुली चुनौती खुद किम जोंग उन ने रखी। किम जोंग उन जो हैं ये अमेरिका के लिए एक प्रोवोकेशन शुरू से रहे हैं। Exactly. और ये यहाँ पर चाइना की प्रॉक्सी है। अगर चाइना ताइवान पे कुछ करता है और अमेरिका रिएक्ट करता है, उस वक्त नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ इंगेज होने के बाद अमेरिकन एफर्ट को डाइवर्ट करेगा। ये एक प्रॉक्सी हमेशा तैयार रहती है। जैसा कि आपने कहा मिसाइल के बारे में, जो मिसाइल के अंदर इन्होंने नॉर्थ कोरिया ने प्रोग्रेस की है वो एक्चुअली आश्चर्यजनक है। और आपको मालूम होगा कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने भी नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स का इस्तेमाल यूक्रेन में किया है। इसके बारे में भी आगे सर खबर है मेरे पास, लेकिन इस बीच ये इंफॉर्मेशन और इस पर चर्चा भी आपके साथ करूंगी कि आखिर किस तरीके से ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजीज शेयर करते आ रहे हैं, कितना बड़ा खतरा ये सामने है। लेकिन उससे पहले किम जोंग ने मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया है और साउथ कोरिया से तनाव के बीच दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि किम ने मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश भी दे दिए हैं। उत्तर कोरिया का ये जो हमला हुआ है वो उस नॉर्दर्न लिमिट लाइन के पास हुआ है, जो असल में दोनों कोरियाई देशों के बीच की समुद्री सीमा है। इसी के बारे में सुमित मेरे सहयोगी अभी एक मैप के जरिए भी आपको बता रहे थे, लेकिन एक और मैप अब आपके सामने रखेंगे जहां नॉर्दर्न लिमिट यानी NLL को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुमित, अगर आप मेरे को इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि नॉर्दर्न लिमिट लाइन NLL येलो सी में ये बेस्ड है। ये रही, ये एक मैप लोकेशन है जिसमें नॉर्दर्न लिमिट लाइन के हम मैरीटाइम बाउंड्री क्लेम बाय जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से किया जा रहा है उस लिहाज से समझा रहे हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे ये सवाल किया था कि ये लोकेशंस आखिर कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहां ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया और ये रही वो नॉर्दर्न लिमिट लाइन जिसके तहत यहां पर हमले को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा था 1953 के बाद से लगातार इस लाइन को दोनों देशों ने लगभग मान लिया था, लेकिन युद्ध दोनों देशों का कभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप ये देखें, जहां पर लगातार 200 मिसाइलें फायर की गई हैं, जहां पर 2100 लोगों की कैपेसिटी है, और दूसरी जगह जहां पर वो किया गया है वो अगर आप देखें तो इस तरफ यहां पर करीबन जो कैपेसिटी है लोगों की, जहां पर रिहायशी लोग हैं वो करीबन 6000 के करीब है। टोटल 8000 लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक आइलैंड बेस बन सकता है दोनों ही सेनाओं के लिए अगर एक दूसरे पर अटैक करना। और साउथ कोरिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो कई मल्टीपल फ्रंट से यहां पर अटैक कर सकता है और अमेरिका के बेस भी जो है, आप मानिए कि शिप जो है वो यहां पर आसानी से हॉल्ट कर सकते हैं और अटैकिंग कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से लगातार नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक पोस्चरिंग की गई है कि ये भी हमारे रडार में आते हैं। हम इन पर भी एग्रीमेंट्स के बीच ये भी तो एक सबसे बड़ा फैक्ट है ना कि किस तरीके से एक मिलिट्री बैलेंस
नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी और साउथ कोरिया की तरफ से भी इस कोरियन पेनिनसुला में बनाया गया है, बिल्कुल। जिसमें यूएस का ये जो सपोर्ट मिल रहा है वही नॉर्थ कोरिया को खटक रहा है। भी सारी चीजें बदली 2018 के बाद, हालांकि कई बार दोनों देशों की तरफ से लगातार इस बात की पोस्टिंग की गई, लेकिन 29 दिसंबर में जब दोनों की तरफ से साउथ कोरिया और अमेरिका की तरफ से एक्सरसाइज स्टार्ट की गई, उसी के बाद नॉर्थ कोरिया ज्यादा बौखला गया, क्योंकि अमेरिका ने अपने सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ अपने कई डिस्ट्रॉयर्स, अपने कई शिप्स यहां पर तैनात कर दिए हैं। B-52 बॉम्बर, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, सी बेस एक्सबैंड रडार, यहां तक कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, मतलब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ अगर यहां पर डिप्लॉयमेंट हो रही है, वो एक बहुत बड़ा संकेत दे देते हैं। और समझना यह भी बहुत जरूरी है कि आज के इस हालात में ये जो हमले को अंजाम किम जोंग उन की तरफ से दिया गया है, वो क्या बड़े संकेत दे रहा है। और लगातार हम आपको यह भी बता रहे हैं कि किस तरीके से NLL येलो सी पर बेस्ड है, और इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि NLL उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच समुद्री सीमा रेखा है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रही थी। और 1953, जिसका बार बार सुमित यहां जिक्र कर रहे हैं, 1953 के एक अग्रीमेंट के तहत ही NLL वजूद में भी आया। यहां तक कि 1990 के बाद उत्तर कोरिया ने NLL की अनदेखी जिस तरीके से शुरू की, उसके बाद जो हालात अभी बने हुए हैं, उसी के तहत आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि महायुद्ध के खतरे के बीच बड़ा गठजोड़ हो रहा है, और जिसका जिक्र अभी यूएस राठौड़ सर कर रहे थे। अब उसी बड़ी खबर पर मैं आ रही हूं, जहां रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के बीच गठजोड़ को लेकर बड़ी खबर है, और हथियारों की अदला बदली के जो सबूत मिले हैं, परमाणु बॉम्ब की टेक्निक भी ट्रांसफर की गई है। पश्चिम मीडिया के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, और अब आपको हम ये बताएंगे कि रूस, ईरान, उत्तर कोरिया कैसे एशिया में ये एक बड़ा गठजोड़ बना रहे हैं, और कैसे हथियारों की अदला बदली हो रही है, और कैसे विश्व युद्ध की हालत में अमेरिका और नेटो को टक्कर देने की तैयारी चल रही है। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये डिटेल्स अब आपके सामने रखूंगी। एंड रविंदर सर, प्लीज आप मेरे को इस इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बातें यहां पर। सबसे महत्वपूर्ण ईरान, जिसको लेकर हम लगातार जिक्र करते आ रहे हैं हमास इजराइल के अटैक के दौरान भी, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच 22 महीने से जारी युद्ध के बीच आज एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से उत्तर कोरिया से मिले हथियारों का इस्तेमाल भी रूस यूक्रेन पर अटैक के लिए कर रहा है, इसीलिए यहां पर उत्तर कोरिया का नाम। ये सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि किस तरीके से रूस ने उत्तर कोरिया को अभी तक फाइटर एयरक्राफ्ट दिए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल दिए हैं। अगली स्लाइड पे फ्लिप करें, क्योंकि रूस की तरफ से जिस तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन उपकरण भी उत्तर कोरिया को दिए जा रहे हैं, उसके बदले उत्तर कोरिया ने रूस को दिया है गोला बारूद, रूस को दिए हैं बैलिस्टिक मिसाइल। इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है कि जब हम परमाणु टेक्निक की बात करते हैं, तो किस तरीके से ईरान ने अभी तक रूस को शाहिद ड्रोन दिए हैं, ईरान की तरफ से गोला बारूद और जिस तरीके से हथियार सप्लाई रूस को किए गए हैं, उसी के बदले रूस ने परमाणु टेक्नोलॉजी को ईरान के साथ शेयर किया है। ये कितने इंपॉर्टेंट आज के युद्ध के हालात के बीच में इंफॉर्मेशन है, जहां इन सब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज की अदला बदली हो रही है। रविंदर सर, डेफिनेटली बहुत है। देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, बाकी टेक्नोलॉजीज, अभी किम और पुतिन जब मिले थे करीब महीना भर पहले, तो उसमें केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स और फाइटर और एडवांस टेक्नोलॉजीज ही नहीं, बट ऑल्सो आपको याद हो सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज की शेयरिंग की बात भी करी थी रशिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ। एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, मैं कहूंगा नॉर्थ कोरिया की इतनी ईरान की। यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया को सडनली रियलाइज हुआ कि ईरान काफी एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स है। एग्जैक्टली। ओके, न्यूक्लियर में तो अलग जा रहा है, बट ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया आई थिंक काफी सरप्राइज हुई कि ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स हैं और रशिया एज अ सुपर पावर उनसे ले रहा है। दैट्स वन। नॉर्थ कोरिया की जहां तक बात है, नॉर्थ कोरिया की साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑलरेडी बहुत है पिछले 50, 60, 70 सालों में। इनफैक्ट नायलॉन, जो कि दुनिया में एक कॉमन प्रोडक्ट है, ड्यूपॉन्ट बनाती है, नॉर्थ कोरिया ने नायलॉन का एक सस्ता ऑल्टरनेटिव बनाया था जो कि टेक ऑफ नहीं कर पाया। नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजीज बहुत एम्बेडेड, उनका इंडस्ट्रियल साइंटिफिक नेटवर्क है, तो वो जो डेवलप कर रहा है खुद अब मिसाइल्स वगैरह सारी सैंक्शंस हैं, बट स्टिल देयर वे। लास्टली टू द पॉइंट, देखिए दुनिया में डिपेंड करता है, आज की तारीख में अगर अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी मिलकर टेक्नोलॉजी शेयर करके एयरक्राफ्ट बनाते हैं फाइटर, उसकी बात नहीं है, बट अगर रशिया और ईरान कोलैबोरेट कर ले तो वो गलत है।
इस कोलैबोरेशन में टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है सर, जहां रूस और यूक्रेन के बीच 22 महीने से युद्ध चल रहा है और आज के इस हालात के बीच में अगर रूसी मिलिट्री ऑफिसर्स ईरान का रुख करते हैं तो बल्कि बाकायदा वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए अपनी पावर कैपेबिलिटीज दिखाई जाती हैं। लेकिन इस बीच, थैंक यू सर, मैं आपसे आगे भी इस बारे में चर्चा करती हूं, लेकिन यूक्रेन वॉर में उत्तर कोरियाई मिसाइल के इस्तेमाल को लेकर आज सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां नॉर्थ कोरियाई मिसाइल से रूस का हमला हुआ है और रूस उत्तर कोरिया में बड़ी सैन्य डील की भी खबर मिली है। हालांकि यूएस को मिली वॉर जोन से सनसनीखेज जानकारी और इस बारे में भी और इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी और उसी लिहाज से आज हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अब यूक्रेन वॉर में भी उत्तर कोरियाई हथियार की एंट्री यकीनन बेहद खतरनाक है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर में किम की मिसाइल को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई है सामने अमेरिकी इंटेलिजेंस सोर्सेस के जरिए, जहां रूस ने उत्तर कोरियाई मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक को अंजाम दिया है और 30 दिसंबर को यूक्रेन पर उत्तर कोरियाई मिसाइल से अटैक को लेकर खबर आई। हालांकि 2 जनवरी को भी रूस ने कई उत्तर कोरियाई मिसाइलें दागी हैं और यूक्रेन पर दागी गई उत्तर कोरियाई मिसाइलों की रेंज 900 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि उत्तर कोरियाई मिसाइलों से हुए नुकसान का आकलन जरूर किया जा रहा है, लेकिन बदले में उत्तर कोरिया को एडवांस टेक्नोलॉजीज रूस दे सकता है। इसी लिहाज से ये चर्चा हम यहां पर कर रहे थे राठौड़ सर, जो बात आपने शुरू में पिन पॉइंट की थी कि किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ साथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर फोकस करते हुए ये अदला बदली हो रही है। ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है, जबकि आप रूस है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। ईरान को अभी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिनिश करने के लिए कुछ पुश की जरूरत है, कुछ टेक्निकल इनपुट की जरूरत है। रूस ईरान को डायरेक्ट नहीं दे सकता, लेकिन नॉर्थ कोरिया के थ्रू वो टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। ईरान इसी बात पे होपफुल है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए ये या तो चीन से मिले या नॉर्थ कोरिया से मिले। रूस और चीन से सहायता नॉर्थ कोरिया एज ए कंड्यूट दे सकता है और वो चीज अभी होने वाली है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड ओपिनियन की परवाह नहीं करता है। आपने देखा होगा किम जोंग उन किसी की परवाह नहीं करते। अभी यहाँ बात ये आती है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के संबंध जो 5 साल की डील थी वो खत्म हो गई है, फायरिंग चालू है। आपने बहुत अच्छा बताया, 2 द्वीपों के इंपॉर्टेंस की बात कही। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, 1953 में LOC में एक जगह है इंचॉन साउथ कोरिया में, जहां पर लैंडिंग हुई थी और वहीं से जनरल मैकार्थर के नेतृत्व में कोरियन वॉर का पूरा स्वरूप बदल गया था। इसलिए ये दोनों जो द्वीप हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। एनसियोंग में तो उनका मिलिट्री बेस भी है। एग्जैक्टली। इसलिए चाइना ने अभी उन्होंने जमीन पे कोई गोला नहीं गिराया, सारा बफर जोन में गिरा है, सारा बफर जोन में गिरा है। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा चुका है सर, लेकिन अब हम जो डील की बात कर रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि रूस और ईरान के बीच मिसाइल डील की खबर आ रही है और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डील को लेकर यह खबर इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी। हालांकि अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के जरिए बड़े खुलासे इस डील को लेकर हो रहे हैं और रूस ईरान की डील को लेकर अमेरिका भी अलर्ट है। रूस ईरान में मिसाइल डील की भी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। हालांकि जिस तरीके से बड़े दावे अमेरिकी रिपोर्ट में किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक रूसी प्लान आखिर क्या है, सबसे पहले यह समझिए, क्योंकि रूस की शॉर्ट रेंज मिसाइल डील की यह कोशिश बताई जा रही है, जहां अबाबील पर नजर है, जो कि टारगेटेड अटैक करने वाली ईरानी मिसाइल है। डील में अब तक रूसी डेलीगेशन ईरान जाकर अबाबील देख चुका है, जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से ईरान भी अपनी कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है रूसी मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने। अब रूसी टारगेट के तहत ईरानी SRBM से यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को अंजाम दिया जा सकता है और अमेरिका की चिंता इन खबरों के सामने आने के बाद यह है कि यह ईरानी मिसाइल यूक्रेन के लिए और ज्यादा घातक साबित हो सकती हैं। और बाइडेन की परेशानी का यहां पर जिक्र इसलिए क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस की यूक्रेन को फंड देने में आनाकानी को लेकर भी लगातार खबरें सामने आती जाती हैं।